गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमने इस टाइम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, सोलर रेडिएशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रेसिपिटेशन एंड ओशियन करंट्स के बारे में। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन एंड ओशियन करंट्स क्या होते हैं देखते हैं। प्रेसिपिटेशन इज़ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सो प्रेसिपिटेशन इज़ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल एट ए प्लेस। मतलब प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर जो रेनफॉल हो रहा है या फिर स्नोफॉल हो रहा है उसकी क्वांटिटी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जब आप हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप कैसे मेजर करते हैं प्रेसिपिटेशन को, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, वेजिटेशन मतलब यहाँ क्या हो गया, फूल हो गए, फल हो गए, सब्जियाँ हो गई, ये सब डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रेसिपिटेशन के ऊपर। ठीक है, पिच्ड रूफ्स आर टू बी प्रोवाइडेड वेयर रेनफॉल इज हैवी। इसका मतलब क्या हो गया, पिच रूफ मतलब स्लोपी रूफ। ठीक है, स्लोपी रूफ कहाँ प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर रेनफॉल क्या होता है, काफ़ी हैवी होता है। मैंने आपको एक इमेज भेजी थी व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो उसमें पिच रूफ के बारे में बताया गया था। पिच रूफ कैसी होती है, जहाँ पे स्लोप होता है। इसके बाद बात करते हैं ओशियन करंट ग्रेटली अफेक्ट द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लाइमेट। जो ओशियन करंट्स हैं, अब ओशियन करंट से मतलब बच्चों क्या है, ओशियन फ्लो। ठीक है, ओशियन के अंदर जो फ्लो होता है पानी का, ठीक है, वो भी अफेक्ट करता है किसको, टेम्परेचर को और प्रेसिपिटेशन को, किसके, एक क्लाइमेट के। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द ओशियन मूव इन अ डिफाइनाइट पाथ ऑन द सरफेस। मतलब जो बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, ओशियन के अंदर वो एक पर्टिकुलर पाथ में मूव करता है, किसकी, सरफेस के ऊपर। देयर आर मैनी सच स्ट्रीम्स फ्लोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर जो ये वर्ड है ये फ्लोइंग है, फॉलोइंग नहीं है। ठीक है, सही करते हैं इसको, दैट इज़ फ्लोइंग। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ये दिस इज ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह आएगा फ्लोइंग। ठीक है, आई कैन राइट हियर FLOWING, वही लिखा हुआ है इसके अंदर। देर आर मैनी सच स्ट्रीम्स फ्लोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड ओशियंस, दीज आर कॉल्ड ओशियन करंट्स। मतलब इसको क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं पूरे संसार के अंदर बह रही हैं ओशियंस के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ओशियन करंट्स बोलेंगे। आगे चलते हैं इसके अंदर। अ करंट मे बी स्विफ्ट विद द स्पीड अप टू 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो करंट होता है वो काफ़ी तेज़ हो सकती है उसकी स्पीड, कब तक, 10 किलोमीटर पर आवर तक। और इट मे बी ब्रॉड एंड स्लो, और हो सकता है कि स्पीड काफ़ी कम हो जाए। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर होगी। इन विच केस इट इज़ कॉल्ड ओशियन ड्रिफ्ट। ठीक है, तो जब स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओशियन ड्रिफ्ट के नाम से बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ओशियन करंट। मतलब क्या क्या कॉजेज हैं, ओशियन करंट कैसे होता है। पहला है प्रिवेलिंग विंड्स, मतलब जो विंड्स पहले चलती आ रही हैं वो। फिर है डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। टेम्परेचर और जो खारापन होता है उसके डिफरेंस के कारण भी क्या होता है, करंट्स आते हैं। उसके बाद क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करंट। तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ओशियन करंट के, हैवी रेनफॉल। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो ये भी किसका इफेक्ट है, ये ओशियन करंट का। ओशियन करंट के कारण क्या क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है। और क्या होता है, शिप्स सेलिंग विद ए करंट गेन स्पीड विच हेल्प्स टू सेव फ्यूल एंड टाइम। चलो क्या हो गया कि जो शिप है कि सामान लेके जाते हैं एक जगह दूसरी जगह पर, ठीक है, अगर उस करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हमारा फ्यूल और टाइम दोनों क्या होगा, कंज्यूम होगा, कम कंज्यूम होगा। ठीक है, लेकिन जो शिप्स करंट के अगेंस्ट में फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और जो हमारी स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, किसकी, शिप की। ये आपको पता है, जब पतंग उड़ाते हो तो आप बात करते हो कि हवा जिस साइड में पतंग उड़ रही है उस साइड में अगर हवा चल रही है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि हवा का जो मोड है वो हमारी पतंग के साथ है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ईजिली उड़ जाएगी। लेकिन कभी और क्या होता है, हवा जो होती है वो पतंग के अगेंस्ट में काम करती है। ठीक है, तो हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उड़ाने के लिए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। वार्म करंट्स कीप द आर्कटिक रीजन फ्री फ्रॉम आइसबर्ग्स विच कैन बी डेंजरस फॉर शिप्स। अब जो वार्म मतलब गर्म जो करंट है, मतलब जो गर्म प्रवाह है, ठीक है, वो आर्कटिक रीजन को फ्री रखता है, किससे, आइसबर्ग से, विच कैन बी डेंजरस फ्रॉम शिप्स। अब मान लो सपोज करो आइसबर्ग मतलब बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा या बर्फ़ का बहुत बड़ा स्टोन। ठीक है, अगर वहाँ पे बहुत बड़ा टुकड़ा हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो आपकी शिप है वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पर क्या होती है, गर्म हवा से क्या होता है, वो जो टुकड़ा है वो पिघलता जाता है, जो कि ऐसे आइसबर्ग क्रिएट नहीं होता।
आगे चलते हैं, प्लेस वेयर कोल्ड एंड वार्म करंट मीट आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांटन, मतलब वो जो प्लेस जहाँ पर वो ठंडे और जो गर्म करंट्स मिलते हैं, ठीक है, वो आइडियल होते हैं किसी ग्रोथ के लिए, प्लांटन की ग्रोथ के लिए आइडियल होते हैं। फिर आगे चलते हैं, टोपोग्राफी, इट इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द लैंड। अब तो टोपोग्राफी क्या होता है कि आपको जो लैंड है उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम बात करते हैं प्लेन्स की, तो प्लेन्स वाला बिल्कुल फ्लैट हो गया, तब लेकिन स्टिल इसका मतलब ये नहीं पूरी तरीके से फ्लैट है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज़ 4 डिग्री से कम होगा, फ्लैट साइड मेकिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 4 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फिर है हिली रीजन्स, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो 20 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम, आगे क्या लिखा हुआ है, द टोपोग्राफी और लैंड फॉर्म ऑफ अ साइट एंड सराउंडिंग्स कुड ईदर बी फ्लैट, स्लोपी और अंडुलेटिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोपोग्राफी है फिर लैंड है, ठीक है, जो कि साइड का लैंड है, टोपोग्राफी है, सराउंडिंग्स है, हो सकता है वो फ्लैट हो सकता है स्लोपिंग हो सकता है क्या हो, अंडुलेटिंग हो। इफ़ द लैंड इज़ फ्लैट सिमिलर कंडीशंस वुड प्रिवेल ओवर द एंटायर साइड, मतलब अगर लैंड बिल्कुल फ्लैट होगी तो कंडीशंस क्या होंगी, सारी सिमिलर होंगी। हाउएवर इन द केस ऑफ अंडुलेटिंग अराउंड इन हॉट ड्राई क्लाइमेट्स कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इन अ डिप्रेशन इम्प्लाइज रिलेटिवली लोअर एयर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, फिर भी अगर हम अंडुलेटिंग ग्राउंड के अंदर और जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट ड्राई क्लाइमेट है, हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो उसका जो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन मतलब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, देखो ये देखो ये हमारा डिप्रेशन है, फिर ये ऊपर चढ़ गया, ये फिर अगेन हमारा डिप्रेशन, तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, मेरा डिप्रेशन है, दिस इज़ व्हाट माय डिप्रेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, इट इज़ अ डिप्रेशन इम्प्लाइज रिलेटिवली लोअर एयर टेम्परेचर, मतलब जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा क्या होगा, वो लोअर टेम्परेचर होगा। वही लिखा हुआ है, इट इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट कूल एयर बीइंग हैवियर देन हॉट एयर, मतलब जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा हैवी होती है। तो जो ठंडी हवा है, इट इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट कूल एयर बीइंग हैवियर देन हॉट एयर, तो ये बात की गई है यहाँ पर कूल एयर की, टेंड्स टू सेटल डाउन इन ए डिप्रेशन, तो ठंडी हवा होगी वो क्या होगी, यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी, ठंडी एयर सेटल डाउन हो जाएगी। वाइल हॉट एयर राइजेज, जो कि गर्म होगी वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, जो हॉट एयर होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, उड़ जाएगी। सिमिलरली उसी में बात की गई है, सिमिलरली वाइल मेकिंग अ बिल्डिंग ऑन स्लोप्स लीवार्ड साइड इज़ प्रिफरेबल देन विंडवार्ड साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो जहाँ पे मान लो आपकी हवा है, मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, अगर मान लो आपकी ये बिल्डिंग है, ठीक है, और हवा मान लो इस तरीके से चलती है, ये क्या होगी, मान लो आपकी हवा इस तरह से चलती है, तो क्या होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हमको इस तरीके से बिल्डिंग बनानी है कि जो हवा का स्लोप हो, जो हवा का स्लोप हो किस तरीके से हो कि हवा आसानी से क्या हो जाए, पास ऑन हो जाए, मतलब हवा जो है वो आसानी से क्या हो जाए, पास ऑन हो जाए, इस तरीके से बिल्डिंग बनानी है, ठीक है ना, वही लिखा गया है इसके अंदर। आगे चलते हैं, नीचे आते हैं हम। अब हम बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट या फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल क्लाइमेट इज़ द एवरेज क्लाइमेट ओवर द एंटायर प्लेनेट, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट क्या होता है, वो एवरेज क्लाइमेट होता है किसके ऊपर, पूरे एंटायर प्लेनेट के ऊपर। द क्लाइमेट इज़ डिफाइंड एज द जनरल और एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ सर्टेन रीजन इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड। जो क्लाइमेट होता है उसको डिफाइन कैसे किया गया है कि ये जनरल या फिर एवरेज वेदर कंडीशन को शो करता है एक पर्टिकुलर रीजन की, जिसके अंदर टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड आ जाते हैं। द अर्थ क्लाइमेट इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय, जो अर्थ के क्लाइमेट होता है वो किस किस से अफेक्ट करता है, लैटिट्यूड से करता है, द टिल्ट एक्सिस ऑफ अर्थ सरफेस की, अर्थ की एक्सिस कैसी टिल्ट है, ठीक है, और जो अर्थ की जो विंड बेल्ट है उसका मूवमेंट कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर, अर्थ के जो टेम्परेचर है लैंड का और सी का उसमें डिफरेंस कितना है, टोपोग्राफी किस तरीके से है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है ना, स्पेशली वो जिससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, ठीक है। द क्लाइमेट सिस्टम इज़ ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, जो क्लाइमेट सिस्टम है, ठीक है, वो किस सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, क्या क्या है उसके अंदर, एटमॉस्फेयर है, लैंड सरफेस है, स्नो एंड आइस है, ओशियन एंड अदर वाटर बॉडीज़ है, लिविंग थिंग्स है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद द मेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ द मेजर ऑफ टाइम। तो जो क्लाइमेट और वेदर का जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, टाइम का मेजरमेंट होता है। वेदर जो है वो क्या रिफ़र करता है, वो एक शॉर्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिफ़र करता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को रिफ़र करता है, ठीक है ना। तो वेदर क्या हो गया यहाँ पर, वेदर रिफ़र करेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन को शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। लेकिन जो क्लाइमेट है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या, एवरेज डेली वेदर ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, अभी आपके सामने मैंने एलिमेंट्स पढ़े हैं यहाँ पर क्लाइमेट के, ठीक है, जिसमें आपको मैंने विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ठीक है, अब आज के लेक्चर में प्रेसिपिटेशन, ओशन करंट्स के बारे में स्टडी किया है, ठीक है।
ग्लोबल क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।